हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ये हमारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की सेकंड वीडियो है और इसके साथ हम यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ टेस्ट भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हमें सबसे पहले एक आइडिया ले लेते हैं कि हमारे जो नॉर्मली टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, तब क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो जैसे हमने किया साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं जिनका हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत देखा था कि टेस्ट बेसिकली होता क्या है ना। तो वैसे ही हमें टेस्ट को कंस्ट्रक्ट भी करना होता है। जैसे रिसर्च करते हैं या हमारे जो रिसर्चर होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी अलग अलग तरह के टेस्ट बनाते हैं ताकि अलग अलग चीज़ों को हम मेज़र कर सकें। तो टेस्ट बनाने की जनरल प्रोसीजर को हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट बनता कैसे है। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। कि सबसे पहले कुछ भी काम करते हैं, जैसे सपोज करो कि हम किसी तरह का एक पर्टिकुलर तरह का डांस सीख रहे हैं, है ना। मान लो हमारे स्कूल के अंदर कोई परफॉर्मेंस है तो उसके अंदर हमें ये दिया है कि हमें एक तरह का डांस करना है। तो सबसे पहले हम डांस करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम ये तो स्टार्ट नहीं कर देते कि स्टार्टिंग में हम डांस स्टेप्स करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, प्लानिंग होगा कि हमारे किस तरह का हम गाना लेंगे, किस तरह के डांस स्टेप्स इंक्लूड करेंगे, किस तरह के स्टाइल में डांस करेंगे, है ना। कि थोड़ा ट्रेडिशनल वे में फोक डांस होगा या किस तरह का मॉडर्न कुछ डांस होगा। तो ऐसे हम प्लानिंग करते हैं। फिर क्या होगा, प्रिपेयरिंग द टेस्ट। यानी कि एक बार हमने कर लिया, प्लान कर लिया सारा कि कैसे कैसे होगा, फिर उस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे। यानी कि जैसे डांस के कंटेक्स्ट में देखते हैं, जितना मतलब डांस के कंटेक्स्ट में एग्जांपल ले सकते हैं उतना ट्राई करेंगे। तो जैसे हमने पहला प्लानिंग कर लिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो डांस के स्टेप्स है वो करना स्टार्ट करते हैं। कि डांस स्टेप्स स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उनको, है ना। तो हमारा पहला होगा प्लानिंग, दूसरा क्या होगा कि डांस स्टेप्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयरिंग ऑफ द टेस्ट। तीसरा क्या होगा, प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जैसे एक हमारे प्रॉपर लास्ट में परफॉर्मेंस होगी, उससे पहले हम बार बार रिहर्सल्स करेंगे। तो उसको एडमिनिस्टर करके देखेंगे बार बार, है ना, अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो ऐसे हमें क्या करनी होती है, बाद में प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। तो अगर हमें डांस के कंटेक्स्ट में याद रखना है तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बार बार जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा डांस कंसिस्टेंट होता जाएगा। तो वैसे ही उसके बाद क्या होगी, हमारी रिलायबिलिटी। फिर वैलिडिटी ऑफ फाइनल टेस्ट चेक करेंगे। यानी कि वैलिडिटी का मतलब क्या था, हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि जो हम टेस्ट बना रहे हैं, जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बना रहे हैं, क्या वो टेस्ट वही मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको हम वैलिडिटी बोलते हैं। तो उसको हम बोलेंगे वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। तो जैसे मान लो हमारा डांस हमने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हमें ये भी तो देखना होता है, जैसे हमें थीम प्रोवाइड होता है तो क्या वो हमारा थीम को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम वैलिडिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सिली एग्जांपल है बट हमें याद रखने के लिए कि ऐसे ऐसे इसके स्टेप्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं, जिससे ऐसे कुछ हमारे पास रूल्स या फिर एक हमारे पास सैंपल होता है और उसमें से हम नॉर्म्स निकाल लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं हमारे जो जो जिसका भी हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, है ना। तो जैसे मान लो हमने कोई टेस्ट लिया है तो हमारे पास एक मैनुअल होती है, तो उसमें से हम देखते हैं ना कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इतना है। तो हम इंटरप्रेट करने के लिए जो चीज़ होती है उसको हम नॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में बिल्कुल हमारी एक मैनुअल प्रिपेयर होती है और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट के हम टेस्ट की बनाने को दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जनरल स्टेप्स ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को डिटेल में करते हैं अब। तो सबसे पहले हमारा क्या था, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें केयरफुल प्लानिंग करनी होती है। हम ब्रॉड और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि मान लो हम क्या मेज़र कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को मेज़र कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे करके हम ब्रॉड एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। और इंटेलिजेंस में भी स्पेसिफिक किस चीज़ पे फोकस करेंगे, जैसे एक तो हम फैक्चुअल नॉलेज पे फोकस करेंगे, है ना, और एक मान लो हम किसी रीजनिंग एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, ब्रॉड और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। क्या चीज़ हम मेज़र करेंगे, मतलब लर्निंग आउटकम्स किस तरह की मेज़र करेंगे वो हम निकालते हैं। और जितनी भी हमारी टेस्ट की जो भी स्पेसिफिकेशन होती है कि इस तरह का टेस्ट होना चाहिए, इतने आइटम होने चाहिए, इस तरह का नेचर होना चाहिए और इस तरह के हम आइटम्स को इंक्लूड करेंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर टेस्ट होंगे, हर एक चीज़
को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। सो इसके अंदर हमें एक मैनुअल किस तरह की करेंगे, किस तरह का टेस्ट की रिप्रोडक्शन करेंगे, वो सारी चीज़ इसमें मेंशन होती है। तो इसमें मेजर स्टेप्स क्या होते हैं कि हम डिटरमाइनिंग द वेटेज टू डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कि मान लो हमने जैसे ऑब्जेक्टिव, हम कुछ भी टेस्ट बनाएंगे तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए, है ना, तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव को कितनी वेटेज देनी है। जैसे मान लो सपोज एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हमें रीजनिंग को मेजर करना है, तो कितना परसेंटेज वो रीजनिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो चीज़ भी हमें इसमें इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। फिर है कि किस तरह का कंटेंट एरियाज हम यूज़ करेंगे, कि मान लो हम जैसे इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम काइंड ऑफ मैथ्स के क्वेश्चन डालेंगे या जनरल नॉलेज के डालेंगे, किस तरह के क्वेश्चन डालेंगे वो भी इसमें आएगा। फिर है आइटम टाइप किस तरह का होगा, हमारा ऐसे टाइप होगा या फिर हमारा MCQs होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, या हमारा कंप्लीशन टेस्ट होगा, है ना। तो वो चीज़ हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो भी हमारा प्लानिंग के अंदर आएगा कि हमें देखना है कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो हमारे जो भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल होंगे, ठीक है। फिर आता है कि हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं या फिर एक जिसके अंदर हर एक चीज़ मेंशन होती है कि इस तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव है, इस तरह का हम कंटेंट यूज़ करेंगे, इस तरह के हमारे आइटम्स है। तो ऐसे हम पूरी टेबल एक रफ सा आइडिया बना लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप जो कि है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। अब हमारे पास दूसरा है प्रिपेयरिंग द टेस्ट। तो प्रिपेयरिंग द टेस्ट में क्या आएगा कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी होती है। पहला तो हमें जो टेस्ट आइटम्स है उनको प्रिपेयर करना है कि हमारे क्वेश्चंस किस तरह के हैं, तो उन आइटम्स को हम प्रिपेयर करेंगे, नोट करेंगे कि ये आइटम इंक्लूड करेंगे, ये आइटम इंक्लूड करेंगे। तो ये सारी चीज़ इसमें आएगी, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर टेस्ट, कि हमें आइटम्स के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी प्रिपेयर करना होगा कि मान लो ये किस तरह के इंडिविजुअल को हम दे सकते हैं, कैसी कंडीशन में दे सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ इंस्ट्रक्शन में आएगी। फिर आता है स्कोरिंग की। अब मान लो हमने टेस्ट बना लिया बट हमने स्कोरिंग नहीं बताई कि कैसे, मान लो ये पूरा है, ये एक टेस्ट है, तो इसको हमने क्या किया, कंडक्ट तो करवा लिया बट हमें पता ही नहीं इसको स्कोर कैसे करना है, तो रिजल्ट वैसे भी नहीं आएगा। तो स्कोरिंग के बिना कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें स्कोरिंग की भी प्रिपेयर करनी है कि जैसे अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं स्कोर करने के, तो वो भी हमें प्रिपेयर करना है। हमें इंस्ट्रक्शन भी बताने हैं और हमें टेस्ट आइटम्स भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। बिना टेस्ट आइटम के तो हम कंडक्ट क्या करेंगे, है ना। तो सबसे पहले टेस्ट आइटम्स में क्या होता है कि आइटम क्या होता है, एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन या टास्क जिसको हम स्मॉलर यूनिट में ना तोड़ सके, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको उससे छोटे यूनिट में नहीं तोड़ा जाता, उसको हम आइटम बोल देते हैं। तो एक जो टेस्ट आइटम्स है वो कैसा होना चाहिए, सो इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर लर्निंग आउटकम्स टू बी मेजर, यानी कि हम जो चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। जैसे कि मान लो सपोज हम इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं और हम क्वेश्चन किस तरह के देख रहे हैं, क्वेश्चन मान लो हम क्रिएटिविटी के देख रहे हैं या कुछ और तरह की चीज़ें जिससे मेजर हो, हम वो क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो सही नहीं होगी। तो हमें अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस या आइटम्स को देखना है, जो चीज़ हम मेजर करना चाह रहे हैं उसी चीज़ को मेजर करें, ठीक है। सो मेजर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड मेजर ऑल टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड ऑल कंटेंट एरिया फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी एंड हैव अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल। तो जो मान लो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसको वो फुलफिल करे, ठीक है। और जैसे हमारे एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी हम आइटम्स को इंक्लूड करें वो एम्बिगुअस ना हो, ठीक है। उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हमारे आइटम्स होने चाहिए, हमें अच्छे से वो समझ में आए, ऐसे आइटम्स हो, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट डिफ़िकल्टी लेवल हो कि मतलब ऐसे भी ना हो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो बिल्कुल सही तरह का डिफ़िकल्टी लेवल होना चाहिए उनका। फिर उनके अंदर कोई एरर ना हो और कोई इररिलेवेंट क्लूज ना हो कि मान लो हमारे जैसे स्कूल के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे कि मान लो एक जो क्वेश्चन है उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रखी है और दूसरा कोई क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखी है, तो इस क्वेश्चन से हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता लग जाता था। तो ऐसे कोई इररिलेवेंट क्लूज ना हो उसमें, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम रेशियल एथनिक एंड सेक्सुअल बायसनेस, की कोई किसी तरह की बायसनेस ना हो, कि ऐसे ना हो कि वो कोई पर्टिकुलर टेस्ट है वो एक चीज़ को तो फेवर कर रहा हो दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और जो आइटम राइट करे, मान लो कोई तो ऐसा इंडिविजुअल होगा जो आइटम्स को क्या करेगा, बनाएगा, है ना, आइटम्स को राइट करेगा, तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इसमें मेंशन कर रखी है। जैसे सबसे पहले हैव थॉरो नॉलेज एंड कंप्लीट मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जैसे इसका मतलब है कि मान लो हमारे पास एक डांसिंग का टीचर है ना,
और हम डांसिंग के टीचर को क्या बोल रहे हैं कि बच्चों को पेंटिंग सिखाओ, तो क्या वो सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा ना। तो डांसिंग का जो टीचर है वो उनको डांस ही सिखा पाएगा, और जो पेंटिंग का टीचर है वो उनको पेंटिंग करना सिखा पाएगा। तो ये इसमें इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी जो मास्टरी है उसको वही उसी चीज़ के बारे में आइटम्स बनाने चाहिए। ठीक है, हम डांसिंग के टीचर को नहीं बोल सकते कि आप पेंटिंग सिखाओ। तो जो हमारा आइटम राइटर है तो उसको उस सब्जेक्ट मैटर की कंप्लीट मास्टरी और नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा कि उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किस तरह के इंडिविजुअल्स के लिए वो टेस्ट बना रहे हैं, कि मान लो अगर स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो किस तरह के आइटम्स को हम इंक्लूड करेंगे, किस तरह का टेस्ट बनाएंगे, है ना। और दूसरा कि मान लो अगर हम बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो अलग होगा। मान लो एक अगर 10-11 साल के बच्चे के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वो अलग होगा एज कम्पेयर टू 25-30 वाले साल के लिए, है ना। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि हम किसके लिए टेस्ट बना रहे हैं। और आएगा, ठीक है, फैमिली नहीं आएगा। फैमिलियर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, कि उसे पता होना चाहिए कि किस किस तरह के आइटम्स हो सकते हैं, कि जैसे अलग अलग तरह के हमारे पास आइटम्स होते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऐसे टाइप, हमारे एमसीक्यूज टाइप, कंप्लीशन टेस्ट, ऐसे अलग अलग तरह के आइटम्स होते हैं। तो उसको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, और उसकी जो वोकैबुलरी हो वो भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसको अलग अलग शब्द के बारे में पता हो, अलग अलग उनको वर्ड्स का यूज़ करना अच्छे से आता हो। तो ऐसे एक इंडिविजुअल जो आइटम को राइट करे उनकी ये करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, सो आफ्टर राइटिंग आइटम्स must be submitted to subject experts for their criticism and suggestion analyzed and reviewed by the experts। कि जैसे मान लो हमने आइटम्स राइट कर दिए, तो हम ये तो नहीं करेंगे कि एक इंडिविजुअल ने लिख दिया जितने भी आइटम्स लिखने थे और फिर सीधा क्या करें उसको इंक्लूड कर लें, ऐसा नहीं होगा। हम पहले किसी एक्सपर्ट को देंगे ताकि वो थोड़ा अपना फीडबैक दे सके, है ना। जैसे हम डांस करते हैं, हमने सीख लिया डांस, तो हम पूछते हैं ना अलग अलग बंदों से कि हमारा डांस कैसा लग रहा है, कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कौन सा डांस स्टेप इंक्लूड करना चाहिए, कौन सा हटा देना चाहिए। तो वही सेम चीज़ जिसको उसके बारे में नॉलेज है हम उसको देंगे क्रिटिसिज्म और फीडबैक के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि हमने इसमें जो हम सेकेंड स्टेप कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हम प्रिपेयरिंग करते हैं टेस्ट में। तो प्रिपेयरिंग है, तो प्रिपेयरिंग में हमने पहला क्या किया, पहला था हमारे पास टेस्ट आइटम्स को प्रिपेयर करना है। दूसरा हमारे पास क्या था कि हमें इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या था, तीसरा हमें स्कोरिंग की प्रिपेयर करनी थी। तो हमने टेस्ट आइटम्स का देख लिया, अब हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो जो टेस्ट मेकर है उसको क्लियर कट डायरेक्शन बतानी है किसके बारे में, कि टेस्टिंग का पर्पस क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए हम उसका यूज़ करेंगे, कितना टाइम अलाउड है, उसको किस तरह से आंसर करेंगे, प्रोसीजर क्या होगी आंसर को रिकॉर्ड करने के लिए, कि मान लो एक आंसर शीट होगी या उसी के ऊपर करना है, किस तरह से हम आंसर को रिकॉर्ड करेंगे। और जो मान लो कुछ ऐसा होता है ना कि गेसिंग भी होती है किसी किसी टेस्ट में, कि बाय चांस उसने मतलब उसका इंटेंशन नहीं थी वो आंसर हिट करने की, बट उसने आउट ऑफ गेसिंग मतलब गेसिंग करके उसने वो आंसर कर दिया। तो गेसिंग से डील करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड होंगे, तो सारी चीज़ उन इंस्ट्रक्शन में लिखी होगी। तो हमने टेस्ट आइटम्स भी कर लिया और इंस्ट्रक्शन भी देख लिया। अब है हमारे पास स्कोरिंग की, हमें स्कोरिंग की भी प्रिपेयर करनी है। सो टेस्ट मेकर शुड प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द आंसर स्क्रिप्ट, कि किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी, कि आंसर शीट पे होगी या मान लो कोई और मेथड है, या फिर हम कोई परफॉर्मेंस टेस्ट बना रहे हैं। तो अलग अलग वेज होते हैं आंसर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो हमारे जो टेस्ट मेकर है उसको स्पेसिफिकेशन उसके बारे में प्रोवाइड करनी है। फिर है डायरेक्शन मस्ट बी गिवन वेदर द स्कोरिंग विल बी मेड बाय स्कोरिंग की और बाय अ स्टेंसिल, कि अलग एक होती है हमारे पास स्टेंसिल, ठीक है, और एक हमारे पास होती है स्कोरिंग की। स्कोरिंग की तो मान लो हमारे पास मैनुअल में मेंशन होती है कि इस तरह से स्कोरिंग होगी, कि अगर उस इंडिविजुअल ने ए आंसर को टिक किया है तो उसको हम 1 मार्क्स देंगे, बी किया है तो उसको 2 देंगे। इस तरह से एक स्कोरिंग की मेंशन होती है। और एक स्टेंसिल होती है, एक हमारे पास इस तरह की कोई शीट टाइप होती है और उसके अंदर हमारे पास ऐसे किसी में सर्कल ऐसे खाली स्पेस दिया होता है और उसको हम उसके ऊपर रख के फिर स्कोरिंग करते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे पास वेज होते हैं स्कोरिंग के। ठीक है, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो उसमें किस तरह की स्कोरिंग होगी ये भी उसको मेंशन करना है। तो हमने कर लिया सेकेंड स्टेप भी, जिसमें क्या है, प्रिपेयरिंग द टेस्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है थर्ड स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हम ट्राई आउट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो टेस्ट हमारा काम करेगा या नहीं करेगा।
ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कॉनरेड मेन पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट इज कि हम क्यों करते हैं एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट। तो सबसे पहले तो जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी क्या वीकनेस है, हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है ना, हमारे डांस में क्या क्या कमियां है उसके बारे में पता लगेगा अगर हम उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो वही सेम इसमें है कि हमें हमारे टेस्ट में हमारे आइटम्स में क्या कमियां हैं, क्या गलती है, क्या अनक्लैरिटी है और क्या गलती है, वो सारी चीज़ हमें उसके बारे में पता लगेगी। और डिफ़िकल्टीज़ वैल्यू पता चलेगी हमें कि कौन सा आइटम कितना डिफ़िकल्ट है, उसके बारे में पता लगता है। जैसे हमारा टेस्ट होता है तो उसमें भी तो ये होता है ना कि कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होता है, कोई बहुत मुश्किल होता है ना। और हमें पता लगेगा कि हर एक आइटम की वैलिडिटी क्या है, कि मान लो जितने आइटम्स हमने बनाए, तो जैसे हमने इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया तो क्या हर आइटम इंटेलिजेंस के टेस्ट को मेज़र करने के लिए ही है। तो ये चीज़ भी हमें ट्राई आउट से पता लगती है। हमें टाइम लिमिट का पता लगेगा कि इतने टाइम में ये सारा टेस्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो सपोज हमने स्टार्टिंग में टेस्ट बना लिया, अब बिना उसको किसी पे लगाए कैसे पता लगेगा कि ये टेस्ट कितने मिनट में कंप्लीट होगा। तो जब हम टेस्ट लगाएंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये टेस्ट को हम इतनी देर में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अप्रोप्रिएट लेंथ भी तब पता लगेगी कि मान लो हमें कितने आइटम्स इसमें इंक्लूड करने हैं कि इतना भी ना हो कि इंडिविजुअल बिल्कुल ही थक जाए उसको कंप्लीट करते करते। तो अप्रोप्रिएट लेंथ भी हमें उसको एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट करके ही पता लगेगी, उसको हम जब एडमिनिस्टर करेंगे तभी पता लगेगी। ठीक है। सो हर एक आइटम का आपस में इंटर कोरिलेशन क्या है वो भी पता लगता है हमें जब हम उसको ट्राई करते हैं। अब ताकि मान लो अब कोई दो आइटम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है, मान लो उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है ना, तो ऐसे आइटम्स को हम एक ही आइटम को रखेंगे। ऐसे थोड़ी है कि दो आइटम ऐसे बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है उसमें और हम दोनों को रख ले तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ को रिमूव करने के लिए भी एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट ज़रूरी है। फिर है कि वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए और हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट किया जाता है। नेक्स्ट है कॉनरेड रिकमेंडेड एटलीस्ट 3 प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, कि हमें कम से कम कॉनरेड ने रिकमेंड किया था कि हमें एटलीस्ट 3 बार तो एडमिनिस्ट्रेशन करना ही चाहिए। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए करते हैं हम, टू डिटेक्ट डिफिकल्टीज, एम्बिग्यूटीज, ओमिशंस इन द आइटम्स एंड इंस्ट्रक्शन। पहला तो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस जो हमारे आइटम्स है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की एम्बिग्यूटी है, वो सारी चीज़ हमें पता लगे। तो इसमें हम जो सैंपल लेते हैं इट शुड नॉट बी लेस देन 100, कि 100 से कम नहीं होना चाहिए। और इसको हम प्री ट्राई आउट फेज बोलते हैं। ठीक है, प्री ट्राई आउट। ठीक है। जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो आइटम एनालिसिस के लिए करते हैं। अब वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कवर करूँगी, आई थिंक 4th या 5th वीडियो होगी आइटम एनालिसिस की, तो उसमें हम देखेंगे कि आइटम एनालिसिस होता क्या है। तो इसमें हम सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन में हम आइटम एनालिसिस के लिए डाटा को कलेक्ट करते हैं और इसमें जो सैंपल होता है वो अराउंड 400 के आसपास होता है और इसको हम ट्राई आउट प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है। जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको हम प्री ट्राई आउट बोलते हैं और जो हमारा दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको हम ट्राई आउट प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारा थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो मान लो कुछ माइनर डिफेक्ट्स रह गए, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम रह गया वो पता लगे, इसलिए हम इस थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं कि हम कोई चांसेस नहीं छोड़ना चाहते कि हमारे टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी लगाते हैं। तो इसको हम फाइनल ट्रायल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फाइनल ट्रायल। फिर आता है आइटम्स आर सेलेक्टेड आफ्टर आइटम एनालिसिस एंड कॉन्स्टिट्यूट द टेस्ट इन फाइनल फॉर्म, कि मान लो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे आइटम एनालिसिस के लिए निकाला तो हम जो जितने भी आइटम्स हैं उनकी एनालिसिस करते हैं, फिर आइटम सेलेक्ट होते हैं और उसके बाद में हम फाइनल जो थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है वो करते हैं। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि रिलायबिलिटी हमने देखा था, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, यानी कि एक टेस्ट को अगर हम बार बार सेम सैंपल पे अप्लाई करें तो हमारे जो स्कोर्स है वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा टेस्ट है
उसके अंदर जो आंसर आ रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स ने आंसर दिया है, वो किसी तुक्के से या गेसिंग से या कोई और तरीके से या एरर के कारण नहीं है, वो उनकी जेन्युइन नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनल टेस्ट इज अगेन एडमिनिस्टर्ड ऑन फ्रेश सैंपल इन ऑर्डर टू कंप्यूट रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। उसको हम दोबारा एक सैंपल पे, नए सैंपल पे अप्लाई करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, रिलायबिलिटी निकाल सकें, ठीक है। हमने 3 एडमिनिस्ट्रेशन कर ली, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक बार सैंपल पे हम अप्लाई करेंगे ताकि हम क्या कर सके, रिलायबिलिटी निकाल सके, ठीक है। और इट शुड नॉट ऑल्सो बी लेस देन 100, ठीक है। और रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट, कि उसी टेस्ट को बार बार करेंगे तो जो स्कोर आएगा उसका सेल्फ कोरिलेशन कितना होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो टेस्ट, रीटेस्ट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, ये इसके कुछ तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वैलिडिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट। अब वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट बोल रहा है कि मैं इंटेलिजेंस को मेजर करूंगा, तो क्या वो टेस्ट उसी चीज को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हम वैलिडिटी बोलते हैं। सो वैलिडिटी रेफर्स टू व्हाट द टेस्ट मेजर एंड हाउ इट विल मेजर। सो कंस्ट्रक्टर वैलिडेट द टेस्ट अगेंस्ट सम आउटसाइड क्राइटेरिया बाय कंपेयरिंग द टेस्ट विद दैट क्राइटेरिया। अब होता क्या है इसमें कि जैसे इंटेलिजेंस का टेस्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इंटेलिजेंस का टेस्ट बना लिया हमने। अब कोई ऐसा टेस्ट होगा जो पहले से किसी और ने बना रखा होगा, है ना। तो मान लो हमने जो बनाया उसको हम नाम दे देते हैं ए, और ये दूसरा किसी ने बनाया है जो पहले से बना हुआ है और जो अप्रूव्ड है कि हाँ ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है, इसको हम बी दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा खुद का टेस्ट हो गया, ये कोई इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया। तो हम क्या करेंगे, इस इंटेलिजेंस टेस्ट को इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे कि जो ये हमारा टेस्ट है, अगर मान लो ये दोनों इंटेलिजेंस के, इनके बीच में कुछ तो कोरिलेशन आएगा, है ना। तो हम इसको आउटसाइड क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि जो हमारे टेस्ट की वैलिडिटी है वो है या नहीं, यानी कि अगर ये बोल रहा है मैं इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा हूँ, तो इंटेलिजेंस को ही कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो हमारे पास 3 अलग अलग तरह की वो होती है वैलिडिटी, जैसे एक है कंटेंट वैलिडिटी, एक है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक है हमारे पास क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है नॉर्म्स ऑफ द फाइनल टेस्ट। अब नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स रेफर टू द एवरेज परफॉर्मेंस और स्कोर ऑफ अ लार्ज सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। जैसे हमें नॉर्म्स बनाने होते हैं, नॉर्म्स क्या होता है, नॉर्म्स हमें जो हमारा जो टेस्ट है उसके लिए एवरेज परफॉर्मेंस होती है, कि मान लो हमने नॉर्म्स बना लिए, अब हम दूसरे किसी और पे टेस्ट लगा रहे हैं, तो हम जो जिसके ऊपर टेस्ट लगा रहे हैं उसको हम हमारी एवरेज परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे पास जब कोई भी हम टेस्ट देखते हैं तो हमारे पास एक मैनुअल होती है, तो मैनुअल में हमारे पास नॉर्म्स मेंशन होते हैं, तो वो नॉर्म्स बनाए जाते हैं, एक सैंपल पे लगाते हैं और वो देखते हैं कि जब हम नॉर्मल पॉपुलेशन पे ये टेस्ट लगाएंगे तो हमारी एवरेज परफॉर्मेंस क्या आएगी, और उसी एवरेज परफॉर्मेंस को हम यूज़ करते हैं हमारी कंपैरिजन के लिए। अब मान लो हमारे पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं होगा, तो हम कैसे बताएंगे कि एक इंडिविजुअल कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्म्स हमारे एवरेज परफॉर्मेंस या एवरेज स्कोर होते हैं जो हम निकालते हैं किसी एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे लगा के, ठीक है। सो टेस्ट कंस्ट्रक्टर प्रिपेयर द नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट, और ये क्या होती है, एवरेज परफॉर्मेंस और स्कोर होते हैं। सो प्रिपेयर टू मीनिंगफुली इंटरप्रेट द स्कोर ऑब्टेन ऑन द टेस्ट, कि इंटरप्रिटेशन के लिए, मीनिंग निकालने के लिए हम नॉर्म्स को प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास एज, ग्रेड, परसेंटाइल एंड स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं, और हर एक जो हमारे नॉर्म्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक टाइप के ऑफ टेस्ट पे लगे, यानी कि हमें देखना होता है कि कौन से टेस्ट के लिए किस तरह के नॉर्म्स सूटेबल हैं। और जैसे कि कीपिंग इन व्यू द पर्पस एंड द टाइप ऑफ टेस्ट, द टेस्ट कंस्ट्रक्टर डेवलप अ सूटेबल नॉर्म्स, कि किस तरह का टेस्ट है, कौन से पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करें, उसके बेसिस पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो नॉर्म्स प्रिपेयर करता है। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट। तो इस लास्ट क्या होता है कि हमें जो मैनुअल प्रिपेयर करनी होती है और टेस्ट हमें बनाने के लिए देना होता है। सो इसमें क्या होता है कि हम जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर है वो हर एक जो प्रॉपर्टी है हमारे टेस्ट की उसके बारे में लिखेगा, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में, नॉर्म्स लिखेगा, रेफरेंसेस लिखेगा कि हमने कहाँ कहाँ से डाटा लिया है, किस तरह के हमने नॉर्म्स बनाए जैसे अभी हमने देखा था, और उसकी जो हमारे टेस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है सारी, कि हमारे टेस्ट में इतने आइटम्स है, इस इंडिविजुअल ने बनाया है, इसको ऐसे करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। हर एक जो प्रोसीजर है उसके बारे में इंडिकेशंस देनी है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे स्कोरिंग मेथड है, कितनी टाइम लिमिट है, वो सारा कुछ मेंशन करना होता है। उसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी लिखे होते हैं, और कहाँ कैसे कैसे जो मटेरियल है उसकी अरेंजमेंट करनी है वो भी लिखा होता है।
और मैनुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल रिलायबिलिटी, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे मैनुअल में होती है कि हमने सैम्पल कहाँ से, मतलब जो सैम्पल लिया है वो कहाँ से लिया है, हमारी रिलायबिलिटी क्या है, हमारी स्कोरिंग क्या है और इसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। और फाइनल ऑर्डर क्या होता है कि हम टेस्ट को प्रिंट करने के लिए और मैनुअल को प्रिंट करने के लिए दे देते हैं। तो ये थे हमारे क्या, जो हमारे टेस्ट कंस्ट्रक्शन के जर्नल स्टेप्स, तो ये हमें याद रखने हैं। फिर आता है हमारे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके यूजेस क्या क्या है। तो क्लासिफिकेशन में, और सबसे पहले क्लासिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं कैसे, कि मान लो एक पर्सन है उसको कौन सी कैटेगरी में हम असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अलग अलग तरह की कैटेगरीज है, जैसे प्लेसमेंट, स्क्रीनिंग, सर्टिफिकेट, सिलेक्शन। कि जैसे सपोज करो कि अगर हमारा किसी चीज़ में हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मान लो वो हमें कुछ किसी तरह का टेस्ट देते हैं, तो अगर हमने उस टेस्ट पे एक स्पेसिफाइड स्कोर हासिल किया तो हमें क्या करेंगे, वो सेलेक्ट कर लेंगे, वरना वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे हमें क्लासीफाई कर देते हैं कि आप सिलेक्शन की कैटेगरी में हो या नहीं हो, आपको इस चीज़ में हम लेंगे या नहीं लेंगे। तो हमारे जो टेस्ट है उस क्लासिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल है। जैसे सपोज करो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसको हमने क्लासीफाई करना है कि वो कौन सी इंटेलिजेंस कैटेगरी में आ रहा है, कि वो हाईली इंटेलिजेंट है या एवरेज है, तो वो भी क्या हो रहा है, वो भी एक तरह की क्लासिफिकेशन ही है। तो उसमें हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा इन डायग्नोसिस एंड प्लानिंग फॉर द ट्रीटमेंट, कि किसी इंडिविजुअल की किसी पर्टिकुलर तरह की कोई डिसऑर्डर होता है, जैसे मान लो किसी की एंजाइटी है, तो हमारे उसमें भी हमारे पास अलग अलग तरह के टेस्ट है जो यूज़फुल है, कि हमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो डिसऑर्डर है या नहीं है ना। मतलब बाकी और भी हमें बहुत कुछ करना होता है, तो हमारे और साथ में हमारे पास टेस्ट भी होता है, तो हम टेस्ट का भी यूज़ करते हैं कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डायग्नोसिस करने के लिए। और उसका ट्रीटमेंट किस तरह का होगा, मान लो किसी के अगर माइल्ड एंजाइटी है तो कम होगा, किसी के सीवियर है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो वो डिसीजन लेना भी हमारे पास उसके लिए भी हमें जो टेस्ट है वो हेल्प करते हैं। अब थर्ड है हमारे पास सेल्फ नॉलेज के लिए, कि मान लो कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, कि अगर टेस्ट कंस्ट्रक्टर कर रहा है तो उसकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी, अगर मान लो कोई खुद के ऊपर कर रहा है तो उसकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऐसे सेल्फ नॉलेज में भी हेल्प करता है। इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम, जैसे कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो हम वहाँ पे भी टेस्ट करवाते हैं। कि मान लो सपोज करो कि जैसे हम स्कूल में गए और हमने बच्चों को कुछ इस तरह का टेस्ट दिया जिसमें हम पूछते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए स्कूल में कि आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो सके। तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके इवेल्युएशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और जो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में भी तो हमारे टेस्ट का यूज़ होता है। कि मान लो हम क्वेश्चनियर देते हैं एक इंडिविजुअल को, फिर उससे फिल करवाते हैं, वो भी एक तरह के टेस्ट ही होते हैं। तो हमारी जो अप्लाइड ब्रांचेस होती है या जो बिहेवियरल रिसर्च करते हैं उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। अब लिमिटेशंस क्या है, कि सबसे पहले तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, कि मान लो हमने किसी की इन्फॉर्मेशन जो हमने टेस्ट के थ्रू कलेक्ट की थी उसका हम मिसयूज़ कर लेते हैं या किसी और को दे देते हैं, तो वो क्या होता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो जाता है। कि एक इंडिविजुअल की एक प्राइवेट लाइफ थी, एक पर्सनल लाइफ थी, उसको हमने क्या किया, सभी के सामने शेयर कर दिया, तो वो गलत चीज़ होगी। फिर है परमानेंटली कैटेगराइज पर्सन, कि मान लो हमने किसी टेस्ट लगा के एक इंडिविजुअल को क्या कर दिया, एक स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन या फिर एक मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ऐसे उसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो वो एक इंडिविजुअल को उसने परमानेंट कैटेगराइजेशन दे दिया। और हमारी सोसाइटी में तो इतना स्टिग्मा है, वो चीज़ अभी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है इस मेंटल हेल्थ के बारे में, बट अगर किसी को मेंटल हेल्थ को इशू होता है तो लोग तो उसको पागल कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है जो नहीं होना चाहिए। और अगर हम मान लो हमने कोई टेस्ट लगा के एक इंडिविजुअल को कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर दे दिया, तो वो उसको परमानेंटली क्लासीफाई कर दिया, उसको परमानेंटली कैटेगराइज कर दिया उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। और जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो हर एक चीज़ को, हर एक बिहेवियर को मेज़र नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट से मेज़र नहीं होंगे, तो ये भी हमारी एक इसकी लिमिटेशन है। और जैसे मान लो हम टेस्ट करते हैं तो उसके कारण हमारे पास एंजाइटी भी होने लग जाती है। कि मान लो कोई भी टेस्ट देते हैं, अगर हमने किसी को टेस्ट दिया है तो उसको भी तो थोड़ा एंशियस फील होगा कि ये मुझको करना है, किसी को नर्वसनेस फील होने लगती है, तो उसके कारण एंजाइटी भी क्रिएट हो सकती है। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है टेस्ट की। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।